वेलकम बैक। वापस आके अपने अगली क्लास में है और ये जो है दाब का सूत्र बनाया था। इस दाब के सूत्र को आगे बढ़ा के देखते हैं कि ये करता क्या क्या है। ठीक, अब देखिए आगे चलते हैं थोड़ा सा। दाब का सूत्र यहीं बन गया ना, पकड़ लो यहीं से, बाकी हटा दो दाब का सूत्र। ठीक, तो दाब हो गया तैयार। ये रहा दाब, क्या बना दिया, एम वी बार लगा देते हैं स्क्वायर बाई 3v। एम जो है गैस में भरी, गैस में भरी नहीं यार, पात्र में भरी, धारक में भरी, इसमें घनाकार जो डब्बा है इसमें भरी। तो एम जो है पात्र में भरी गैस का कुल द्रव्यमान है। कुल कितना द्रव्यमान है। ठीक, और ये क्या है वी, ये है वर्ग माध्य मूल चाल। वी गैस के अणुओं की वर्ग माध्य मूल चाल। वी पात्र का आयतन, आयतन आयतन आयतन। ठीक, ये चीजें आ गई। यहां पर जरा देखें, पकड़े थोड़ा सा बात। कोई जो m है दैट इज, हम इसे कई बार मोलर मास ले लेते हैं। मोलर मास यानी अणु भार ग्राम में ले लेते हैं, पर बेसिकली ऐसा नहीं है। हम ले लेते हैं, आ जाता है दाब, कोई बड़ी चीज नहीं है। ये कुल है। मान लीजिए इस पात्र में आधा मोल गैस भरी है, सपोज करिए, तो अणुभार कहां से लग जाएगा। आधे मोल में तो अणुभार नहीं होता, अणुभार तो 1 मोल में होता है। ठीक, तो अगर हम चाहते हैं कि हमें ये दाब मोलों की संख्या के पदों में मिले, तो हम जान रहे हैं कि ये पात्र में भरी गैस का द्रव्यमान है, तो ये भी सही है कि ये किलोग्राम में होगा। ठीक, तो पात्र में भरी गैस के मोलों की संख्या है ना, वो के पदों में हम इस m को लगा सकते हैं। अब देखते हैं, पात्र में भरी गैस के मोलों की संख्या, ठीक, के पदों में अगर हम लगाना चाहें, माना कितनी मान लूं मोलों की संख्या, इसे मान लेता हूं n। मोलों की संख्या कितनी मान ली, n मान ली। छोटा n भी लिख देते हैं ऐसे, ये आ गया देखो। ठीक, अब ये जो m है ये मोलों की संख्या के पदों में कितना बनेगा, m n मोलर मास। ये क्या बन गया, मोलर मास। मोलर मास किलोग्राम में है, ध्यान रखना। मोलर मास किसमें, अणुभार किसमें, किलोग्राम में। तो ये चीज यहां लिखी जा सकती है। तो इस सूत्र को अगर मोलों की संख्या के पदों में लेते हैं तो ऐसे लिखा जा सकता है, n m नॉट v स्क्वायर बाई 3v। अब ये जो m नॉट है ये है अणुभार। m नॉट क्या है, ये है अणुभार। कुल मिला के तुम समझ गए, कोई बड़ी चीज नहीं है कि दैट इज, ये जो m है 1 मोल के लिए ये अणुभार है। वास्तव में ये अणुभार नहीं है, गैस की भरी हुई जितना भी इसका द्रव्यमान है सब है। तो दैट इज यहां आ गया कि भाई दाब जो है मोलों की संख्या पर निर्भर करता है। अब इस मोलों की संख्या को
छोटा n भी लिख देते हैं आप, कई बार छोटा n लिख देते हैं। ये यदि दाब जितना भी डालेगी गैस, क्या हो गया, दाब P प्रोपोर्शनल टू मोलों की संख्या, यानी ज़्यादा मोल होंगे गैस के, ज़्यादा दाब डालेगी। कुल मिला के m ज़्यादा होगा तो ज़्यादा दाब डालेगी, चाल ज़्यादा होगी ज़्यादा दाब डालेगी, आयतन कम होगा ज़्यादा दाब डालेगी। ये सूत्र इस तरीके से बन के तैयार हुआ। अब इसमें आगे बढ़ना है। ये बोर्ड भी आप देख रहे होंगे, कुछ आपको पीला पीला सा दिखाई दे रहा होगा। इसको ठीक कर दूं फटाफट 20 सेकंड के अंदर, है ना। लो ये कर दिया मैंने, ठीक हो गया। बस ये लो ये लो ये लो ये लो, ये फाइनल, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। हाँ शाबाश। अब यहाँ पर मैं इसे थोड़ा आगे बढ़ाऊंगा और हाँ शाबाश। अब मैं यहाँ से एक चीज़ निकाल सकता हूँ। सबसे पहली चीज़ मैं निकाल सकता हूँ गतिज ऊर्जा, गैस के अणुओं की कुल गतिज ऊर्जा, ठीक। तो कुल गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, यानी गैस की कुल गतिज ऊर्जा, ठीक। जितना इसमें गैस भरी है वो कितनी होगी। अब उसके बाद देखिए, अगर मैं लिखूं mv बार स्क्वायर, बस इतनी सी चीज़, तो कितनी बनेगी, ये बनेगा 3pv, ठीक। अच्छा pv क्या है, अगर आदर्श गैस समीकरण से देखूं pv ये होता है म्यू RT, ठीक। यहाँ पर देखिए मैंने म्यू को लिख दिया मोलों की संख्या, मेंशन कर देता हूँ। हालांकि पहले मैंने इसे n लिख दिया था, दैट इज कोई बड़ी चीज़ नहीं है, वो थोड़ा सा सिंबल या प्रतीक हमारे एक दूसरे में मिक्स ना हो जाए, इसलिए मैं थोड़ा सा वहाँ पे अलग कर दिया था उसको। तो मोलों की संख्या इस बार क्या मानी, म्यू, वो अपना प्रतीक बदल सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो मैं इसे लिख देता हूँ म्यू RT, तो ये लिख दिया मैंने 3 म्यू RT, जहाँ T क्या है, परम ताप है, जानते हो तुम, R नियतांक है गैसों का 8.3, ठीक। और ये कुल भरी हुई गैस का द्रव्यमान है। द्रव्यमान जो है वो कितना है, वो है म्यू m0 v बार स्क्वायर। ये क्या है m0, ये मोलर मास है, m0 है अणुभार, अणुभार लेंगे या एक परमाणविक गैस है तो परमाणु भार लेंगे, जो भी, ये आ गया। अब देखो ये जो चीज़ है यहाँ पे ये कट रही है, ये गया, ठीक, कट गया, म्यू कट गया। अब ये हो गया m0 v स्क्वायर, 2 से भाग कर दूं 3RT/2, ठीक। तो ये जो है ये क्या है, 1 मोल के लिए गतिज ऊर्जा, ठीक। इसे कहते हैं K बराबर 3RT/2, इसे क्या कहते हैं, मोलर गतिज ऊर्जा, ठीक। किसके लिए, 1 मोल के लिए। अब
यही के म्यू 3 म्यू आर टी बाई 2 किसके लिए, म्यू मॉल के लिए, है ना। अब किसके लिए बन गई है, ये बन गई म्यू मोलों के लिए। ये भी सही हो गया, देखो भाई एक मोल के लिए इतनी है, 2 म्यू के लिए कितनी होगी, ये भी हो गया। इसके बाद के 1 मोल वाली को अवगाद्रो नंबर से भाग कर दो, 3 आर टी बाई ए नॉट 2, ये हो गई एक अणु के लिए जहां ए नॉट अवोगाद्रो संख्या, अवोगाद्रो, ठीक। ए नॉट क्या है, एवोगाड्रो नंबर, ठीक, एवोगाड्रो संख्या। तो यानी ये 1 मोल का हो गया, ओके। ये म्यू मोल का हो गया, ओके। ये एक अणु या परमाणु का हो गया, ठीक। अब R बटे ए नॉट, इसे कहते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इसे K भी लिख देते हैं। यानी यहाँ पर थोड़ा सा इसे हटा देता हूँ मैं अब, फिर से एक अणु की गतिज ऊर्जा के, ये आ गई देखो 3 R बटे ए नॉट 2T, ये आ गई देखो। ये क्या है, एवोगाड्रो नंबर, एवोगाड्रो संख्या, ठीक। इसे क्या कहते हैं, बोल्ट्जमैन नंबर। तो R बटे ए नॉट, इसे लिख देते हैं छोटा के, क्या कहते हैं इसे, बोल्ट्जमैन संख्या, या बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बोल देते हैं, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बोल देते हैं, नियतांक भी बोल देते हैं, ऐसे। यानी आदर्श गैसों के नियतांक को अगर अवोगाड्रो नंबर से भाग कर दें तो क्या बनता है, बोल्ट्जमैन। तो बोल्ट्जमैन बटे 3/2 KT, तो ये कितना बन जाएगा, 3/2 छोटा के टी। और बड़े के को क्या लिख रखा, गतिज ऊर्जा। भाई ये तो गतिज ऊर्जा है, ये देखो। तो छोटे के में बड़े के में कंफ्यूजन नहीं हुआ ना, ये गतिज ऊर्जा, ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। अब ये एक अणु के लिए है, मैंने कहा 10 अणुओं की बताओ, तो क्या करूंगा, 10 से गुणा कर दूंगा इसको मैं, एक अणु की निकली 10 की निकल जाएगी, ठीक। ओके डन। तो ये बना ली तुमने गतिज ऊर्जा, जिसकी भी जैसे भी निकालना चाहते हो तो मिल जाएगा ये, ठीक है। अब आगे चलिए, हाँ शाबाश। अब यहीं से एक चीज़ और मिलेगी, अभी अभी तुमने जो ऊर्जा निकाली थी मोलर काइनेटिक एनर्जी, तुमने उसमें लगाया था m0 v बार स्क्वायर, दैट इज ये, और ये तुमने लगाया था 3 PV, ठीक। और यहाँ लगाया था तुमने मोलों की संख्या, ये तुमने बना लिया था, ठीक। यहाँ पे भी तुमने मोलों की संख्या लगा दी थी, उसको तुमने लिख दिया था म्यू आर टी, है ना, ये बना दिया था, ठीक। तो यहाँ से देखो तुम्हें इसकी वैल्यू मिल जाएगी v बार, यानी वर्ग मध्य मूल चाल की वैल्यू मिल जाएगी। ये मिल जाएगी तुम्हें 3RT बाई m0। जहाँ पर m0 क्या है, अणुभार, परमाणु भार, ठीक। यानी पूरा भार नहीं है, क्योंकि तुम्हें देखें दोनों तरफ लगेगा समीकरण तो म्यू या मोलों की संख्या कट जाएगी। दाब में तो कुल द्रव्यमान का कुल भार लगता है,
तो ये आ गया। इसे क्या कहते हैं? वर्ग माध्य मूल चाल, यानी रूट स्क्वायर मीन स्पीड। ठीक, अब इसका चूंकि हमारे पास निगमन है, यानी हम इसका डेरिवेशन कर लेते हैं। एक चाल ये है, कह रहे दो चालें और होती हैं जिनका हमारे पास डेरिवेशन नहीं है, मतलब हमारे पाठ्यक्रम में नहीं है। मैक्सवेल के समीकरण से ये मिल जाता है, वो गणित का मामला है, फिर वहाँ हमको नहीं जाना। तो दो तरह की और होती है, एक होती है औसत चाल, सिर्फ औसत चाल। ये क्या होती है? कह रहा जी ये होती है v औसत √ 2RT बाई m नॉट, ये होती है। तो क्या फर्क हो रहा है? इसमें 3 है, इसमें 2 है। इसके बाद होती है संभावित चाल, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, यानी अधिकतम या अधिक्य संभावित चाल, यानी किस चाल की प्रायिकता अधिकतम है, मैक्स मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, अति प्रायिक्त चाल कह सकते हैं। ठीक, ये भी कह सकते हैं, अधिकतम संभावित चाल भी कह सकते हैं। तो ये है v मोस्ट प्रोबेबल है ना, अधिकतम संभावित चाल। ये क्या है? कह रहा ये होता है 8RT बाई पाई m नॉट। तो 3 तरह की चाल किसी भी अणु के पास होती है, ये हमारे काम की है। ये 2 चीज़ें हमें समझनी होती, पढ़नी होती, इनका कोई डेरिवेशन हमारे पास नहीं है। ठीक, तो कोई मुझे कितने प्रकार की चाल अणु के पास परिभाषित होगा? 3 टाइप की होती है साहब, एक होती है वर्ग माध्य मूल चाल, एक होती है औसत चाल, एक होती है संभावित चाल। ठीक, सूत्र साहब इसका ये है, इसका ये, इसका ये। इनमें सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी है? अगर देखें सबसे ज़्यादा चाल, सबसे ज़्यादा मान किसका है? तो ये 8/3, ये है 8/3 से ज़्यादा। तो ये वैल्यू जो है आप समझ रहे होंगे, 2 से कुछ 2.7 के आसपास है। ये पूरी 2 है, ठीक, ये पूरी 3 है वर्गमूल के अंदर। ये पूरा 2 हो गया, ये पूरा 3 हो गया, सबसे ज़्यादा यही होगी देखो। उसके बाद नहीं, सबसे ज़्यादा ये हो गई देखो, 3RT बाई m नॉट है, ये 2RT बाई m नॉट है। उसके बाद ये है फिर, ठीक, सबसे ज़्यादा ये, फिर ये, फिर ये, क्योंकि यहाँ 2 से ज़्यादा आ रहा है मान। देखो पाई क्या है? 3.14 है, 8 ऊपर है तो उससे बड़ी होगी 2 से वैल्यू। तो पहले ये 3 है पूरा, ये थोड़ा 3 से कम है, ये 2 है। तो यानी सबसे ज़्यादा ये, फिर ये, फिर ये, यानी सबसे ज़्यादा 3 वाली, यानी VRMS। उससे कम V मोस्ट प्रोबेबल, उससे कम औसत। ये चीज़ आती है। इस तरीके से चालें होती हैं। ठीक, तो ये भी देख लेना चाहिए एक बार कि कौन ज़्यादा कौन कम होता है। इस पर सवाल बनता है भाई, सीधी सी बात है। कोई पूछ लेता है मान लो कौन सी चाल सबसे अधिक होती है, बोला यही होती है, RMS वाली सबसे अधिक होती है। इससे कम कौन सी होती है? बोली संभावित चाल जो होती है वो होती है। बोला सबसे कम, बोला औसत ही होगा यार, सबसे कम औसत चाल ही होती है। ठीक, तो तीनों चाल आपने निकाली। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कौन सी गैस है, इस बात पर निर्भर नहीं करता। यहाँ पर ये नहीं लिखा भाई कौन सी गैस है, गैस का कोई चक्कर नहीं है। यहाँ पर गैस का क्या लगा है? बस अणुभार। तो अणुभार से ही ये पहचान होगी कि वह कौन सी गैस है। अब जैसे मान लीजिए लिख दिया 300 केल्विन पर हाइड्रोजन की V क्या है? V क्या है? सिंपल सी बात हो गई बिल्कुल, यानी हाइड्रोजन के अणुओं की वर्ग मध्य मूल चाल क्या है? 300 केल्विन पर। ठीक, तो हाइड्रोजन का m नॉट क्या है? 2 ग्राम है मोलर मास। ग्राम में लगा नहीं सकते, किलोग्राम में लगाना होता है। ये लो, ये बन गया। ठीक, लगा दो इसमें, ये देखो
ये होता है 8.314। तापमान 300 केल्विन लगेगा, तुम्हें पता है केल्विन में ही ये लगता है। ये पूरी वैल्यू लगा दी, 2 × 10⁻³ ये मीटर पर सेकंड में तुम्हारा उत्तर आ गया। ठीक, ओके, डन, कंफर्म। तो कहीं भी इस तरह की कोई वैल्यू लगानी हो इसमें लगा सकते हैं। ठीक, अब अगर मान लीजिए यहां पर मैं लिख दूं कि साहब इस पात्र में 2-3 गैसें हैं, जैसे मैं कहाँ से हटा रहा हूं, देखो इस पात्र को अभी, क्योंकि इसका फॉर्मूला तुमने बना लिया। ठीक, पात्र को ही हटा दूंगा मैं। ठीक, अब मैं दूसरे तरीके से दूसरा पात्र बना दूंगा। अब मैं दूसरा पात्र बनाऊंगा, देखो ठीक है। मान लीजिए ये बंद पात्र है, ये देखो ये बंद पात्र है, ये है बंद पात्र। ठीक, और ताप इसका मान लीजिए, इसमें ताप जो बनाया गया है वह ताप है इसका T0। ताप बता दें, ताप बता दें, दोनों पे चलता है। और 4 में तो सीधे आप देख रहे हैं कि ताप पे इसके निर्भर करती है। सूत्र में ताप है तो फिर कुछ और आयतन भी है, फिर ध्यान रखना। तो इसलिए ताप और आयतन दोनों में मिला के देखें तो हम कहते हैं नहीं ताप ही बता दो, क्योंकि ये चीज़ जो है V प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, वर्गमूल ऑफ या स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर। क्योंकि दाब में आयतन आया था, तो अगर हम यहाँ PV ले लें तो दैट इज फिर ये पूरे PV पे पहुंचेगी। तो ताप और आयतन को मिला के देखना पड़ता है। तो फाइनली हम ये कहते हैं कि ताप का फलन है। हम क्या कहते हैं, V जो है ऐसे ताप का फलन है, ये हम बताते हैं। तो हम फोकस करते हैं ये ताप का पता लगाओ। दाब बढ़ गया, आयतन घट गया, ताप वही बना रहा, चाल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। भाई ताप वही बना रहा, दाब बढ़ गया, आयतन घट गया, ताप में तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो कुल मिला के ताप का फलन है। इसलिए ताप पर देखें, सिर्फ दाब या आयतन पर ना देखें। ठीक, चलिए अब कह रहे हैं साहब इसमें 2 गैसें हैं। मान लीजिए एक है इसमें नाइट्रोजन और एक है इसमें हाइड्रोजन या हीलियम, 2 गैसें। कह रहा इसमें अणुओं की वर्ग माध्य मूल चाल क्या होगी इस बर्तन के अंदर। तो अलग अलग नहीं होगी। हमें सोचते हैं यार हीलियम वाले की अलग होगी, नाइट्रोजन वाले की अलग अलग होगी, ऐसा नहीं है। क्योंकि अणु आपस में टक्करें मारेंगे, चलेंगे, ये वो डोड़ो, तो एक चाल बना लेंगे, एक ही चाल होगी, सब उसी औसत चाल से चल रहे होंगे। और ये दोनों आपस में अभिक्रिया नहीं करती, ये बात हमें माननी होती है। चलिए अब यहाँ लगाना क्या है, क्या मैं यहाँ इस द्रव्यमान की जगह या अणुभार की जगह यहाँ पे नाइट्रोजन का लगा दूं क्या? भाई नाइट्रोजन का क्यों लगा दूं, नाइट्रोजन थोड़ी ना है, हीलियम भी है। तो क्या मैं यहाँ हीलियम लगा दूं? गलत हो जाएगा, हीलियम कहाँ है। तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा यहाँ मुझे लगाना पड़ेगा मिश्रण का अणुभार, मिश्रण का अणुभार। अब उसमें मुझे बताना पड़ेगा कि N2 के कितने मोल हैं। N2 के मोल हैं μ1, इसके मोल हैं μ2। N2 के कितने मोल हैं μ1, हीलियम के कितने मोल हैं μ2। तो मुझे मिश्रण निकाल कर लगाना पड़ेगा। मिश्रण μ1 m N2 μ2 m हीलियम और μ1 प्लस μ2।
ये मिश्रण का अणुभार है। देख कैसे, इसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा, इसका क्या है, नाइट्रोजन का अणुभार क्या है, Mn2, कितने मोल हैं, μ1, तो इसका इतना होगा द्रव्यमान, इसका इतना हो गया। कुल द्रव्यमान बटे कुल मोलों की संख्या, यही होगा अणुभार। जानते भी, द्रव्यमान बटे कुल द्रव्यमान बटे मोलों की संख्या से क्या मिलना है, अणुभार ही मिलना है। तो मिश्रण का अणुभार ये यहाँ लगना है। ठीक, तो इस केस में सूत्र फाइनल करके लगा देता हूं, तुम्हें बना के देता हूं ये सूत्र। ठीक, 2 के लिए है, 3 के लिए है तो 3 लगा लो, जितना चाहे जोड़ लो। देखो ये प्लस प्लस प्लस, 3 हो, 4 हो, 5 हो, सब जोड़ दो, μ1 है, μ2 है, ठीक। तो मैं मिक्सचर के लिए लिख दूंगा यहाँ पे। ठीक, 3RT जो भी ताप है, ये वाला μ1 M1 μ2 M2 जितने भी हैं, और इसके नीचे μ1 प्लस μ2 प्लस जो भी है। ठीक, ये देखो ये रहा। जितनी भी गैसें हैं सबके अणुभार, सबके मोलों की संख्या गुणा करके ऊपर जोड़ दो और नीचे मोलों की संख्या से भाग कर दो, जितने भी हैं। तो सूत्र ये फाइनल हो गया, किसके लिए, मिश्रण के लिए। ठीक, चलिए अब इसके बाद कह रहा था मेरे पास नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है और इनमें अभिक्रिया होती है, मेरे पास साहब NO भी है। नाइट्रोजन के मोल मैंने μ1 डाले थे और इसके मोल मैंने μ2 डाले थे। इसके मोल कितने होंगे मुझे पता नहीं। कह रहा साहब यहाँ बताइए, साम्य अवस्था पर जब समीकरण में साम्य अवस्था आ गई, साहब यहाँ बताइए वर्ग माध्यम मूल चाल क्या है। तो बड़ा सरल है, कितनी चीज़ें हैं, ये μ1 है, ये μ2 है। इसके मोल मुझे पता नहीं है, इसके मोल कितने मान लूँ, इसके मोल मान लेता हूँ μ3। सिंपल है। अभिक्रिया कैसे हो रही है, सब अभिक्रिया ऐसे होती है, तो तुम जानते ही हो, NO बनता है। अब देखता हूँ तुम्हारी केमिस्ट्री कैसी है तुम्हारी केमिस्ट्री की क्या हालत है, चलो केमिस्ट्री बहुत पढ़ रहे हो देखता हूँ है, ये लो 2NO। कहता साहब ये होती है अभिक्रिया। ठीक, अभिक्रिया से पहले इसके मोल है μ1, इसके हैं μ2 और साहब इसके 0 हैं। साम्य अवस्था पर साहब इसके मोल जो है वो 2α बने, इसके μ1 माइनस अल्फा, इसके μ2 माइनस अल्फा है ना, और इसके μ1 माइनस अल्फा, ये हो गया साहब। ठीक, ये बन गए, साम्य अवस्था आ गई, नो प्रॉब्लम। इसके बाद ये जो साहब अणु हैं, ये जो मोल हैं, ये मिक्सचर में लगेंगे। तो कितना मिक्सचर लगेगा, M मिश्रण कितना लगेगा, जरा बताओ, एक बार देख के बताओ। ठीक, बताओ कितना लगेगा। पहला μ1 माइनस अल्फा, μ1 माइनस अल्फा किसका है, नाइट्रोजन का है। तो नाइट्रोजन का अणुभार प्लस, फिर किसका लगेगा, O2 का। O2 के कितने मोल हैं, μ2 माइनस अल्फा, μ2 माइनस अल्फा MO2, नो प्रॉब्लम यार। टोटी इसके बाद आगे किसके हैं, कह रहा इसके बाद हैं सर NO के। तो कितने हैं, 2α, और किसके हैं, NO के। सिंपल। कह रहा इसके बाद कुल मोलों की संख्या क्या है, तो कुल मोलों की संख्या तो यही है, μ1 माइनस अल्फा, μ1 प्लस अल्फा, तो वही है μ1 प्लस μ2। देखो जोड़ना पड़ेगा, इसको यहाँ जोड़ते हैं। ठीक, तो कुल मोलों की संख्या तो वही रहेगी। देखो यहाँ पे जोड़ने पे बढ़ जाती है कई बार, ध्यान रखना, अभिक्रिया सेट होती है इस चीज़ में। कई बार ये अल्फा कुल मोलों की संख्या में आ जाता है। मान लीजिए यहाँ नंबर बदल दूँ, स्टोइचियोमेट्रिक नंबर बोलते हैं इसको, तो ये गड़बड़ हो जाता है। अगर अमोनिया में लिखूँ तो देखो गड़बड़ हो जाएगा मामला, N2 प्लस
3H2 2NH3, तो इसे 2 अल्फा कर दूं, ठीक। यहाँ 3, यहाँ 1 माइनस 3 अल्फा कर दूं, यहाँ 1 एक मोल लूँ, 1 माइनस अल्फा कर दूं। देखो देखो इस तरीके से। तो रासायनिक साम्य में जब ये नंबर इस तरीके से सेट होता है, दैट विल कि यहाँ पे नंबर बदल सकता है, यहाँ कुल मोलों की संख्या लगनी है, उसी हिसाब से चलना है। दैट इज यहाँ इस उदाहरण में कोई ऐसी चिंता की बात नहीं, क्योंकि मेरा उद्देश्य यहाँ तुम्हें रासायनिक साम्य पढ़ाना नहीं है, मेरा उद्देश्य तुम्हें फिजिक्स तक ले जाना है, ठीक। गणित के कोर्स लगे हुए हैं विद्याकुल पे, शुरू करिए, कोई चिंता मत करिए, ठीक। चलिए ये हो गया। अब मुझे चाहिए साहब ये अल्फा भी मुझे नहीं पता, ये अल्फा मुझे नहीं पता, ठीक। मुझे अल्फा मिलता है, तो अल्फा कैसे मिलता है? अल्फा मिलता है तुम्हें केपी से या केसी से, प्रेशर वाले कांस्टेंट से या कॉन्सेंट्रेशन वाले कांस्टेंट से। दैट इज कि यहाँ पर तुम्हें केपी की जानकारी दे रखी है या केसी की जानकारी दे रखी है, तो वो आप लगा सकते हैं। मोस्टली ऐसे केसों में, गैसों में केपी की जानकारी होती है, पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में जो कांस्टेंट होता है, आंशिक दाबों के पदों में ये कांस्टेंट लिखा जाता है। तो बोले ये केपी दे दिया, फटाफट इसे निकाल दिया तुमने, लगा के अल्फा, हो गया अल्फा, हो गया सब कुछ। कह रहा ये है मिश्रण के अंदर वर्ग माध्य मूल चाल, ठीक। बाकी ये एक झटके में कैसे निकलती है, फटाक से कैसे निकलती है, वो फिर जाएंगे अपने जेई और नीट वाले वीडियो में जोड़ेंगे इन सब चीज़ों को। अभी तो चूँकि थोड़ा रेस्ट, आराम से चलेंगे, है, गड़बड़ हो जाएगा मामला। तो कुल मिला के मैंने इशारा कर दिया, मैंने संकेत कर दिया, मैंने बता दिया कि दरअसल ये मामला मिश्रण वाला घूम सकता है, इस पे सवाल किसी भी तरीके से बन सकता है। चलिए हटा लो इसको, हो गया इसका, ठीक है। दाब वाब चाल वाल सब तुम समझ गए, ठीक।